अनुपमा आज इतनी सुंदर लग रही थी, मानो धरती पर चांद उतर आया हो। उसकी माँ तो न जाने कितनी बार उसकी नजर उतार चुकी थी। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। वह तो वैसे भी बहुत सुंदर है, लेकिन आज तो उसकी शादी है, तो दुल्हन के श्रृंगार में उसका रंग और भी निखर आया है। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं कि ध्यान रखना, कहीं जीजा जी तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब ही न जाएं। अनुपमा बहुत ही अंतर्मुखी लड़की थी। जितनी दिखने में सुंदर, उतनी ही सौम्य, लेकिन किस्मत बिल्कुल उसके विपरीत। 5 साल की थी कि सड़क दुर्घटना में पिता चल बसे। चालाक ताई ने उसकी माँ और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अनुपमा की माँ सुधा अपनी नन्ही बच्ची को लेकर मायके आ गई। कुछ दिन तो मायके में ठीक से बीते, लेकिन दो भाभियों के बीच ब्याहता विधवा ननद की कितनी अहमियत होती है, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी जानते हैं। सुधा के माता पिता थे नहीं, भाइयों के घर में कुछ खास चलती ना थी, तो स्वाभिमानी सुधा एक स्कूल में शिक्षिका बन बच्चों के पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक कमरा किराए में लेकर बेटी के साथ अलग रहने लगी। अनुपमा को भी स्कूल में डाल दिया था, तो साथ ही उसको भी ले जाती। हाँ, मायके के पास ही कमरा लिया था, तो थोड़ा भाइयों का सहारा बना रहता। भाभियों को भी उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा था, तो वे दोनों भी उससे कुछ न कहती। सुधा बहुत समझदार और हुनरमंद थी। वह सबकी मदद भी करती रहती। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा वह दोनों माँ बेटी स्कूल के लिए निकल जाती थीं। अनुपमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। कक्षा में शिक्षिका उसे जो भी पढ़ाती वह तुरंत सीख जाती। होमवर्क भी स्कूल में ही पूरा कर देती, क्योंकि उसकी छुट्टी पहले ही हो जाती, तो वह अपनी माँ सुधा का इंतजार करते हुए सभी कार्य स्कूल में ही पूरा कर देती। सुधा भी उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती। वह स्कूल से आकर जब खाना बनाती, अनुपमा को सुला देती, फिर खाना खिलाकर थोड़ा समय खेलने को देती। खुद भी उसके साथ समय बिताती, ताकि उसका विकास सही दिशा में हो सके। सुधा के पति समर्थ बहुत अच्छे इंसान थे। उनका बचपन का एक दोस्त था, नाम था सार्थक। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों बचपन से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक हमेशा साथ ही रहे। समर्थ को एक प्राइवेट कंपनी में कॉलेज करने के तुरंत बाद ही जॉब मिल गई। वहीं सार्थक अपना बिजनेस करना चाहता था। वह तो समर्थ को भी कहता, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन सार्थक के घर की स्थिति ऐसी न थी कि बिजनेस के लिए घर से उसे कोई मदद मिल पाती। वह तो पढ़ाई के लिए भी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था। व्यापार के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए नौकरी कर ली। सार्थक के पिता का अपना व्यापार था, पैसे की कमी न थी, लेकिन माँ सौतेली थी, जो हमेशा कोशिश करती कि सार्थक को उसके पापा अधिक पैसे ना दें। सार्थक भी पिता की स्थिति को भली भांति जानता था, तो उसने भी कभी अपने हक की बात नहीं की। अब अपने बिजनेस के लिए उसकी माँ ने थोड़ा बहुत पैसे देकर उसे पीछे छुड़ा लिया। सार्थक ने दिल्ली में रियल एस्टेट का बिजनेस खोल लिया। दिल्ली में ही शादी भी कर ली। सार्थक की शादी सुधा से हो गई। कुछ सालों तक दोनों दोस्त फोन पर बात कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए। हालांकि कभी कभी दोनों परिवार एक दूसरे के घर छुट्टियों में आ जाते थे। सड़क दुर्घटना में समर्थ की मौत के बाद सार्थक और उसकी पत्नी अंजलि 8-10 दिन रहकर गए थे सुधा के पास। फिर कुछ दिनों बाद सुधा अनुपमा को लेकर मायके चली गई, तो मिलना नहीं हो पाया। कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन वह भी ना के बराबर ही। सार्थक के दो बच्चे, बेटा अथर्व और बेटी आरुषि। अथर्व ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था और पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहा था। आरुषि छोटी थी, वह अभी MBBS कर रही थी। अनुपमा ने CA किया। वह दिल्ली में ही एक जानी मानी फर्म में जॉब करने लगी। अनुपमा बहुत ही शालीन समझदार लड़की थी। उसकी सुंदरता और व्यवहार से बसीभूत लड़के उसके आगे पीछे डोलते रहते, लेकिन अनुपमा ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर वह अपने लक्ष्य से भटक जाए। सुधा उसको लेकर बहुत परेशान हो जाती कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी जेठानी ही सबसे ज्यादा तिल का ताड़ बना देगी। अपनी माँ की समस्याओं से अनुपमा परिचित थी। वह नहीं चाहती थी कि माँ को किसी से भी कुछ भी सुनने को मिले, तो उसके जीवन में कभी कोई लड़का नहीं आ पाया। उसने अपने चारों तरफ
एक लक्ष्मण रेखा हमेशा खींचकर रखी, जिसे ना उसने कभी खुद लांघा और न किसी को लांघने दिया। सुधा बेटी के सीए बनने के बाद बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर समय पर उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अनुपमा इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे यहाँ तक पहुँचाने में कितने कष्ट सहे हैं। वह कुछ दिन माँ के साथ सुकून से रहना चाहती थी। आज तक तो माँ बेटी की जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही बना रहा। वह माँ को घुमाना चाहती थी, थोड़ा बहुत निश्चिंत करना चाहती थी। कहते हैं कि जिम्मेदारियां इंसान को या तो हताश कर देती हैं या फिर कुछ ज्यादा ही परिपक्व बना देती हैं। अनुपमा को भी उसकी परिस्थितियों ने बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया था। अपनी माँ के संघर्ष से वह भली भांति परिचित थी। उसे ये भी पता था कि समाज में भले ही लड़कियों ने काफी उन्नति कर ली है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो समाज की मानसिकता अभी भी लड़कियों के लिए दोयम दर्जे की ही है। शादी के बाद अगर पति औरत के प्रति अच्छी सोच न रखे तो जीवन और भी नरक हो जाता है। वह सब कुछ होते हुए भी अपनी माँ के प्रति अपना दायित्व तो सही से निभा पाए या नहीं। हालांकि वह जिस भी लड़के से शादी करेगी पहले ही सारी बातें कर लेगी कि अपनी माँ की देखरेख वह स्वयं करेगी। उसके लिए ससुराल वाले उसे मना नहीं करेंगे। फिर भी वह सोचती कि अगर पहले वह मान भी जाएं और शादी के बाद पाबंदियां लगा दें तो उसकी स्वाभिमानी माँ तो उससे कभी अपनी परेशानी बताएगी ही नहीं। अनुपमा जितना इस विषय पर सोचती उतना ही उलझ जाती। उसे याद आता अपनी खूबसूरत विधवा माँ का वह हर संघर्ष, जिसको वह किसी से कह भी नहीं पाती थी। अकेली खूबसूरत औरत को घूरती वो कुत्सित नजरें। उसकी माँ चुपचाप रोती रहती, किससे कहती। भाइयों की अपनी गृहस्थियां थीं, ससुराल वालों ने पहले ही किनारा कर दिया था। रही अनुपमा तो उसे वह इन सब बातों से दूर ही रखना चाहती थी। अनुपमा बहुत ही भावुक लड़की थी। वह माँ के दुखों को जानती थी, फिर भी उनको कैसे सांत्वना दे उसे समझ नहीं आता था। जो जो वह बड़ी होती गई इन सब बातों को गंभीरता से समझती गई और माँ का सपोर्ट सिस्टम बन गई। फिर भी ये समाज किसी को सुकून से जीने कहाँ देता है। अनुपमा को अच्छी तरह पता थी अपने घर की परिस्थितियां, लेकिन उसकी माँ ने उसकी जरूरतें हमेशा पूरी की, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी परेशानियां उठानी पड़ी हों। यहाँ तक कि उसकी मामियाँ भी कभी विपत्ति में उसकी माँ के साथ खड़ी नहीं रहीं और न ही मामाओं ने भी कभी गौर किया। जिस पर बीतती है वही इस बात को समझ सकता है, जिस पर ना बीती हो वही लोग दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन सुधा चाहती थी कि अनुपमा की शादी हो जाएगी तो वह भी उसकी गृहस्थी बसते देख खुश हो लेगी। अनुपमा नए जमाने की लड़की थी। वह चाहती थी कि वह अपनी माँ को भी अपने पास ही रखेगी। सुधा इस बात से साफ इनकार कर देती। उसने दुनिया देखी थी। वह अनुपमा को समझाती, जब तक मेरी जॉब है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। खैर, सुधा स्वाभिमानी थी तो अनुपमा भी उसकी ही बेटी थी। दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने को तत्पर रहती। वही नहीं, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के लिए यही सब करती है और संस्कारी बच्चे भी माता पिता के त्याग को खूब पहचानते हैं। अगर हर इंसान ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो बच्चे भी वही सीखेंगे। यदि माता पिता केवल बोलकर अपने बच्चों में संस्कारों में ढालना चाहें तो ये बहुत ही असंभव कार्य है। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी बने, लड़े झगड़े नहीं, तो ये सब गुण वे अपने व्यवहार में शामिल कर दें तो सभी बच्चे गुणवान बनेंगे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपमा ने अपनी माँ की इच्छा अनुसार कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए। वह जानती थी कि उसकी माँ को भगवान में बहुत आस्था है। सुधा तो कहती, क्यों इतना पैसा पानी की तरह बहा रही हैं मुझे घुमाने में, इससे अच्छा तो अपने लिए कुछ ले ले। अनुपमा कई बार माँ की इन बातों से गुस्सा हो जाती कि जिस माँ ने मुझे अच्छा जीवन देने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं वही कह रही है कि मैं उसके लिए कुछ ना करूं। ये कैसी प्रथा है हमारे समाज की। अनुपमा अपनी माँ के लिए कुछ अधिक ही चिंतित रहती थी। उसे पता था कि अगर मेरी शादी में लड़के वाले जरा सा भी घमंडी हुए और उन्होंने माँ से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या माँ को ये एहसास करा दिया कि वह लड़की की माँ है,
अब लड़की पर उसका अधिकार नहीं, जैसा हमारे देश में अधिकतर होता ही है, तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। वह कभी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी, फिर अकेले मेरे बिना वह कैसे रहेगी? कोई भी तो उसका सहारा नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि अगर कोई इसी शहर का रहने वाला लड़का मिल जाए तो फिर भी शादी की जा सकती है। अगर मैं एक ही शहर में रहूंगी तो माँ से मिलने आ सकती हूँ, या माँ ही मुझसे मिलने कभी आ जाया करेगी। अगर दूसरे शहर में रहूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ माँ की भी जॉब है, वह जॉब भी नहीं छोड़ना चाहेगी और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वह थोड़ा व्यस्त रहेगी। उनका समय भी ठीक से कट जाएगा। अनुपमा पढ़ी लिखी और सुंदर तो थी ही, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी ना थी। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। सारे रिश्तों को देखने परखने के बाद एक लड़का अरुण अनुपमा को पसंद आ गया। अरुण भी सीए ही था, परिवार भी ठीक ही था। उसके एक बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी और उनका 3 साल का एक बेटा भी था। कुल मिलाकर सब ठीक ही था। लड़के वाले दहेज की मांग भी नहीं कर रहे थे, तो अनुपमा और उसकी माँ को रिश्ता ठीक ही लगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसने अपनी सभी शर्तें उनके सामने रख दी कि वह अपनी माँ से मिलने बिना रोक टोक के आ जा सकती है। माँ को जरूरत हो तो वह उनकी देखभाल करने में किसी को ऐतराज ना हो। अनुपमा को उसकी सासू माँ ने आश्वासन दिया कि वह अपनी माँ की देखरेख वैसे ही कर सकती है जैसे अब तक करती आई है। उसके लिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा ने माँ से पूछा तो उनको भी रिश्ता बहुत पसंद आया। रिश्ता तय हो गया। अनुपमा की माँ सुधा बहुत खुश थी। लड़का देखने में भी बहुत सुंदर था, परिवार भी ठीक ठाक ही था, तो सभी बातें तय हो गईं। शादी और सगाई एक साथ ही करने का इरादा कर लिया। अनुपमा तो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, लेकिन बाकी सब चाहते थे कि शादी बहुत धूमधाम से नहीं तो ठीक ठाक तो होनी ही चाहिए। आखिर अनुपमा को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। उसने भी मन बना लिया, क्योंकि सुधा भी चाहती थी कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी ठीक ठाक तरीके से करे। इसी बहाने अपने सभी रिश्तेदारों को बुला सकेगी, तो उसकी बेटी दामाद को सभी का आशीर्वाद मिलेगा। माँ और ससुराल वालों का मन रखने के लिए अनुपमा ने भी हाँ कर दी। शादी के दिन बारात ठीक समय पर पहुंच गई। अनुपमा तो मानो कोई अप्सरा लग रही थी। उसकी माँ आज बहुत खुश थी, लेकिन बेटी से जुदा होने के डर से वह व्याकुल हो उठती थी। आंसू थे कि रह रहकर उसका दामन भिगो रहे थे। वह अनुपमा को जी भरकर देख लेना चाहती थी। इसी बहाने उसके पास बार बार जा रही थी और आंसू पोंछने के लिए दूसरे कमरे में चली जा रही थी, ताकि अनुपमा उसके आंसू देखकर दुखी न हो। समय पर बारात अनुपमा के दरवाजे पर पहुंच गई। सभी खुश थे। अनुपमा के पिता के दोस्त सार्थक जी भी शादी में सपरिवार आमंत्रित थे। वे अपनी पत्नी, बेटी, बेटा सहित शादी में शामिल होने 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। गेट पर सार्थक जी ने ही बारातियों का स्वागत किया। सभी बहुत खुश थे। लड़का देखने में बहुत सुंदर था। दोनों की जोड़ी खूब जच रही थी। सुधा आज बहुत खुश थी। सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे थे। मन ही मन अपनी बेटी के सुखद शादीशुदा जिंदगी की कामना कर रही थी। जयमाल की तैयारियां चल रही थीं। दूल्हा दुल्हन दोनों हाथों में माला लिए स्टेज पर खड़े थे। हंसी ठिठोली चल रही थी। जैसे ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने जा रहे थे, तो अचानक भीड़ में शोर सा उठा, तो सबकी नजरें शोर की ओर घूम गईं। देखा तो एक लड़की बदहवास सी स्टेज की ओर भागी आ रही है। दूल्हे के हाथ से जयमाला नीचे गिर गई। शादी के मंडप में हलचल मच गई। सभी भागकर आती हुई लड़की को देखने लगे। वह लड़की तुरंत स्टेज पर आ गई और अरुण की पगड़ी उसने नीचे फेंक दी। वह बहुत गुस्से में थी। उसे ऐसा करते देख लोगों ने उसे अरुण से अलग करना चाहा, तो वह चिल्लाते हुए बोली कि तुम मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। वहां खड़े सभी लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अनुपमा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। अरुण के पापा चिल्लाए, ऐ लड़की, कौन हो तुम और ये सब क्या है? वे और उनके कुछ रिश्तेदार उस लड़की को खींचकर बाहर ले जाने लगे। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर अनुपमा की मां सुधा घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह पुलिस वालों से कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? सार्थक जी और अनुपमा के मामा जी ने पुलिस वालों से पूछा तो पता चला कि वह लड़की
जो अरुण से लड़ रही है उसका नाम रजनी है और ये अरुण की गर्लफ्रेंड है। वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन अरुण उसे धोखा देकर अनुपमा से शादी करना चाहता है। सुधा तो परेशान हो गई और रोने लगी। अनुपमा ने अरुण से पूछा, ये लड़की जो कुछ भी कह रही है क्या वह सच है? तो अरुण बोला, नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लड़की बोली, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर इस लड़की से शादी कर अपना घर बसाना चाहते हो, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अनुपमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने उस लड़की रजनी से पूछा कि क्या इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो उस लड़की ने अपने फोन पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सब अनुपमा और वहां मौजूद सभी लोगों को दिखाई, जिसमें अरुण रजनी को कह रहा है कि वह बच्चे का अबॉर्शन करवा ले, वह अभी उससे शादी नहीं कर सकता। ये सब देखकर अनुपमा ने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। उसे पुलिस पकड़कर ले गई। सुधा तो काटकी बनकर रह गई। अनुपमा ने माँ को सहारा देकर बिठाया और पानी पिलाया। सुधा रोते हुए बोली, मेरी बच्ची की किस्मत में ही ये सब दुख क्यों लिखे हैं भगवान? अनुपमा, माँ आप रोना बंद कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि शादी से पहले ही हमें लड़के का सच पता चल गया। यदि शादी हो जाती तो। सुधा तो बेहोश हो गई। किसी तरह से उसे होश में लाया गया तो सार्थक जी ने अपने बेटे को अनुपमा से शादी करने को कहा। उनका बेटा अचानक यूं शादी का प्रस्ताव उसके पापा उसके सामने रखेंगे, ये सोच भी नहीं सकता था। सार्थक जी अपने दोस्त समर्थ के परिवार के लिए पहले ही बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन अब इन परिस्थितियों में उनकी मदद करने का इससे बेहतर तरीका उन्हें नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वह जानते थे कि उनका बेटा सौम्या नाम की लड़की से प्यार करता है, जो उन्हें और उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वह चाहते थे कि उनका बेटा अनुपमा से शादी कर ले। जब वह तैयार नहीं हुआ तो उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तुरंत हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई गई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तब तक इलाज नहीं करवाऊंगा जब तक अनुपमा से तुम शादी नहीं कर लेते। अथर्व के सामने अब कोई चारा नहीं बचा था, जबकि अथर्व की मर्जी के खिलाफ अनुपमा भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। सार्थक ने अथर्व और अनुपमा को मजबूर कर दिया शादी करने के लिए, एक ऐसी शादी जिसके लिए लड़का लड़की दोनों ही तैयार नहीं थे। डॉक्टर्स की देखरेख में जल्दबाजी में फेरे लेने पड़े अनुपमा और अथर्व को। जैसे ही फेरे पूरे हुए सब लोग भागे हॉस्पिटल के लिए ताकि सार्थक जी की जान बचाई जा सके। डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। सभी जांचें चल रही थीं। माइनर अटैक था तो कुछ हिदायतों के साथ 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे सब अपनी बहू को लेकर अपने घर आ गए। घर पहुंचकर सार्थक जी और उनकी पत्नी ने अपनी बहू का बहुत प्यार से स्वागत किया। उसे ये ना लगे कि ये शादी उन दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए वे सब अनुपमा का बहुत ध्यान रखते। अनुपमा और अथर्व में तो कोई बात नहीं हो रही थी। अथर्व तो सबसे बहुत नाराज था। इस शादी से तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वह अनुपमा के सामने जाने से भी कतराने लगा था और अनुपमा भी अपने आत्मसम्मान से किसी को खेलने नहीं देना चाहती थी। उसका बस चलता तो वह कभी ये शादी करती ही नहीं। वह तो बस अपनी माँ की खातिर चुप्पी साधे हुए थी। अनुपमा सोच रही थी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाला हिसाब हो गया है। उसको तो सोच सोच कर चक्कर सा आने लगा। सार्थक जी ने अनुपमा की माँ से बात करके अथर्व और अनुपमा की शादी की खुशी में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। वे सब तो इस शादी से बहुत खुश थे। सार्थक जी और उनकी पत्नी तो पहले से ही चाहते थे कि अनुपमा उनके घर की बहू बने, लेकिन अथर्व ने कभी ऐसा जताया नहीं, क्योंकि उसके जीवन में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की सौम्या, जो बहुत ही सुंदर और अमीर बाप की नकचड़ी बेटी थी, उसने अथर्व के दिलो दिमाग पर जैसे कब्जा कर लिया था। जबकि अथर्व भी जानता था कि सौम्या से शादी करने के बाद वह खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की लड़की थी। फिर भी अथर्व उसके जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अथर्व को तेज तर्रार लड़कियां ही पसंद थीं। ये उम्र ही ऐसी थी कि बच्चे ऊपरी तड़क भड़क पर ही अधिक मोहित होते हैं। अनुपमा तो बहुत ही सौम्य और समझदार लड़की थी। कुछ उसकी परिस्थितियों ने उसे धीर गंभीर बना दिया था। अथर्व की छोटी बहन और अनुपमा तो पक्की सहेलियां थीं। वे दोनों जब भी मिलती
खूब खेलती, दोनों के विचार भी मेल खाते थे। अनुपमा को अथर्व जो ज्यादा पसंद नहीं करता था, तो उसका एक कारण ये भी था कि बचपन में उसकी बहन आरुषि और अनुपमा एक हो जाते और अथर्व अकेला पड़ जाता। बाल मन पर कहीं ना कहीं कोई छाप पड़ जाती है, तो उसे मिटा पाना मुश्किल होता है। अथर्व कुछ अधिक ही लाड़ प्यार में पला, जिसके कारण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी था। वहीं अनुपमा बचपन से ही अभावों में पली बड़ी। वह माँ की परिस्थितियों से हमेशा परिचित थी, इसलिए कभी जिद नहीं करती थी। हाँ, लेकिन स्वाभिमानी बहुत थी। अपने स्वाभिमान से समझौता उसे बिल्कुल मंजूर न था। ये गुण उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। सुधा ने भी कैसी भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन उसने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे ससुराल हो या मायका या कार्यस्थल। अब बिल्कुल विपरीत स्वभाव के वे दोनों एक समझौते के तहत ही शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंध तो गए, लेकिन उसको निभा पाना आसान नहीं था। सौम्या को जब पता चला कि अथर्व ने शादी कर ली है, तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत मुश्किल से अथर्व ने उसे शांत करवाया। अथर्व वैसे तो बहुत जिद्दी और मनमौजी स्वभाव का था, लेकिन वह लड़कियों की इज्जत करना जानता था। उसने लड़कियों से रूडली भले ही व्यवहार किया हो, लेकिन अपनी मर्यादाएं कभी नहीं लांघी। आखिर वह भी एक बहन का भाई था, और वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई लड़का उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करे। अथर्व और अनुपमा की शादी का रिसेप्शन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अथर्व की भाभियां, ताई की बहुओं ने अथर्व और अनुपमा के कमरे को मोगरा और गुलाब के फूलों से खूब सजाया था। फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। अनुपमा की जेठानियां अनुपमा को कमरे में छोड़कर उससे चुहलबाजी करते हुए बाहर चली गईं। अनुपमा को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अगर उसकी शादी में इस तरह की परेशानियां ना आती, तो उसके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण होता। लेकिन अभी जैसी परिस्थितियां थीं, उसको देखते हुए तो वह चाहती थी कि अथर्व कहीं और ही सो जाए और वह इस कमरे में अकेले ही आराम से सो सके। उधर अथर्व भी दोस्तों के साथ बैठा समय बिता रहा था। उसका भी मन बिल्कुल नहीं था कमरे में जाने का। उसे अगर डर था, तो बस अपने पिता का। वह बातें तो दोस्तों से कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची थी कि आखिर कैसे वह यंत्रवत पिता के दबाव में इस अनचाहे रिश्ते में बंध गया। कभी उसे लगता कि उसके अंदर एक कमजोर आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट लंबा, सुगठित शरीर, गोरा रंग, अति सुंदर नयन नक्श का स्वामी। अथर्व बाहर से भले ही गुस्सेबाज था, लेकिन अंदर से बहुत ही भावुक इंसान था। वरना जवान हट्टे कट्टे, 6 फुट जवान, इंडिपेंडेंट लड़का अपने पिता के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला ना लेता। उसकी बहन आरुषि ने उसे किसी तरह समझाकर कमरे में भेज दिया। दरवाजे पर आहट सुनकर अनुपमा बहुत घबरा गई। वह चौंक गई। अनुपमा बेहद सुंदर सजी हुई सुहाग सेज पर बैठी हुई वह दुल्हन थी, जो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ ऐसा कर दो कि अथर्व आज कमरे में आए ही नहीं। ये शायद दुनिया की पहली दुल्हन रही हो जो ऐसी कामना कर रही थी, वरना कोई भी दुल्हन अपने पिया का बेसब्री से इंतजार करती है। ये दिन तो हर दुल्हन के लिए एक सुनहरा ख्वाब होता है। वहीं दूसरी ओर अथर्व भी कमरे में जाने से कतरा रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बिना उससे पूछे उसके जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसको खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने चुपचाप पिता के इस गलत फैसले को क्यों मान लिया। वह उस लड़की के साथ कैसे अपना पूरा जीवन बिता पाएगा, जिसको उसने बचपन से ही कभी इन नजरों से नहीं देखा। वह तो उसको बचपन से ही अपना घोर विरोधी मानता था। उसकी बहन आरुषि उसे जबरदस्ती कमरे में धकेल कर आ गई। दरवाजे पर आवाज सुनकर अनुपमा घबरा गई। वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसे यूं हड़बड़ाते देख अथर्व को हंसी आ गई। उसे हंसते देख अनुपमा गुस्सा हो गई। वह बोली, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? शादी क्या बच्चों का खेल है, जो अंकल की हाँ में हाँ मिलाकर आ गए मंडप में शादी करने? मना नहीं कर सकते थे इस शादी से? अथर्व गुस्से में, तो तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा था? तुम मना नहीं कर सकती थी? अनुपमा, मुझे तो माँ ने ब्लैकमेल किया अपनी कसम देकर, वरना मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करती कभी नहीं। अथर्व, क्यों, क्या कमी है मुझ में? अनुपमा, ये मुंह और मसूर की दाल। अथर्व, तुम में क्या सुरखाओं के पंख लगे हैं या परी हो कहीं की? अनुपमा, हाँ हूँ परी, अपनी माँ की। अथर्व,
बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मैडम। अगर अपनी मम्मी की परी होती तो आज तुम्हारी माँ तुम्हें यूं जबरदस्ती अपनी कसम देकर इस बेमर्जी की शादी में ना बांधती। अनुपमा, क्योंकि मेरी माँ को तुम्हारे बारे में कुछ अधिक ही गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अथर्व, हाँ, बहुत सही सोच रखती हैं आंटी मेरे बारे में। अनुपमा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। अथर्व, तुम सो सोफे पर, मैं तो अपने बेड पर लेटूंगा आराम से। अनुपमा खींचते हुए, तुमसे इससे अधिक उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अथर्व, पहचान लिया है ना मुझे। धन्यवाद, आभार मैडम। अनुपमा चुपचाप कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए बाथरूम चली जाती है और जब तक वह वापस कमरे में आई तब तक अथर्व सो चुका था। वह भी चुपचाप सोफे में जाकर लेट गई। उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में जो उथल पुथल मची, उसे सोचकर वह अपनी समस्या और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह अभी सब कुछ भूलकर सो जाना चाहती थी। वह लेट गई और सोने की कोशिश में करवटें बदलती रही। उसने अथर्व की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। वह सोच रही थी, कैसा बेफिक्र इंसान है। जिंदगी में एक पल में इतना बदलाव आ गया है, लेकिन ये घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर पता नहीं कब उसकी भी आंख लग गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो भी अथर्व गहरी नींद में सो रहा था। वह खुद ही बड़बड़ाने लगी, अच्छा है इसका, मेरी जिंदगी में तूफान मचाकर खुद आराम से सो रहा है। जल्दी जल्दी कपड़े निकालकर वह नहाने चली गई। नहाकर तैयार होकर वह कमरे से बाहर आ गई। उसे प्यास लगी थी। जैसे ही किचन में जाकर पानी पीने लगी, उसकी ननद आरुषि आती दिखाई दी। आरुषि चहक कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी जान। अनुपमा मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग अरु, कैसी लग रही है आपको अपनी ससुराल। फीकी हंसी हंसते हुए, अच्छी है, तुम बैठो मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि कुक की तबीयत कल से ठीक नहीं है। अनुपमा, तुम रुको, मैं अपने हाथ की चाय तुम्हें पिलाती हूँ। आरुषि, अरे नहीं बाबा, माँ देखेंगी तो बहुत डांटेंगी, तुम्हारी तो अभी सारी रस्में बाकी हैं। दोनों हंसने लगती हैं। इतने में आरुषि की मम्मी आ गईं। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अनुपमा ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आरुषि, हाँ माँ, मैं भी इसे यही कह रही हूँ। नहीं आंटी, मुझे तो जल्दी उठने की आदत है, 9 बजे तक तो मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ। लेकिन आज तुम्हें ऑफिस थोड़ी ही जाना है, जाओ आराम करो, माँ से बात कर लो, बेबी याद कर रही होंगी तुम्हें। अनुपमा, जी आंटी ठीक है, कर लूंगी बात। तब तक आरुषि चाय बनाकर ले आई। तीनों चाय पीने लगी। तभी अथर्व वहां पहुंच गया। आरुषि, लो भाई भी आ गया, तुम दोनों एक ही कप में चाय पी लो। अथर्व, क्यों मोटी, क्या चाय के सारे कप टूट गए हैं? आरुषि, नहीं मगर मैंने 3 कप ही चाय बनाई है। अथर्व उसका कप छीनकर चाय पीते हुए गार्डन में चला गया और आरुषि उसे मारने दौड़ी। अनुपमा अपनी माँ की इकलौती संतान थी, तो भाई बहन की ये नोक-झोंक उसे अच्छी लगी। वह अक्सर सोचती, काश उसके भी कोई भाई या बहन होते तो कितना मजा आता। वह अपने आसपास के घरों में भाई बहन का प्यार तकरार देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि माँ के साथ तो वह इस तरह से नहीं खेल सकती थी जैसे भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। वह आरुषि और अथर्व की मीठी नोक-झोंक को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी सास उसे मुस्कुराते देखकर खुश थी कि चलो अच्छा है, अनुपमा इस रिश्ते को मन से अपना ले। उनको भी अथर्व से ज्यादा अनुपमा पर विश्वास था। अथर्व वैसे तो बहुत समझदार और संस्कारी लड़का था, मगर वह मनमौजी स्वभाव का था और अधिक लाड़ प्यार के कारण थोड़ा जिद्दी भी था। इस जबरदस्ती की शादी में वह इस रिश्ते को अपना पाएगा या नहीं, कुछ कहना मुश्किल था। अगर वह इस रिश्ते को मन से ना अपना पाया तो वह इस रिश्ते को तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाएगा। तब वे दोनों सुधा जी को क्या मुंह दिखाएंगे? यही सोच सोचकर अनुपमा की सास परेशान हो रही थी। वह अनुपमा से बोली, बेटी तुम अपने कमरे में आराम करो, अपनी माँ से बात कर लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, बन जाएगा तो तुम्हें बुला लूंगी। नहीं आंटी, आप क्यों अकेले नाश्ता बनाएंगी, चलिए हम सब मिलकर नाश्ता बनाते हैं। अनुपमा, मैं तुम्हें अनु कहूँ तो चलेगा, और ये तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो? आज से तुम मुझे माँ ही बुलाया करो, समझी? जी आंटी, सॉरी। सॉरी माँ, हंसते हुए, वो क्या है ना, अभी तक आपको आंटी कहकर ही बुलाया करती थी, तो वही जुबान पर है। कोशिश करूंगी कि अब ऐसा ना हो। कोई बात नहीं बेटी, अभी ये शादी जिन परिस्थितियों में हुई है
तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, ना कोई रस्म ना कोई पार्टी। अपने हाथों से कल कुछ मीठा बना लेना, लेकिन आज नहीं। ये कहकर उसकी सास ने उसे कमरे में भेज दिया। कमरे में जाकर अनुपमा ने अपनी माँ को फोन मिलाया तो उन्होंने तुरंत उठा लिया और बोल पड़ी, कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक है वहाँ? आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस आज तो लेटी ही हूँ, कुछ करने का मन नहीं है। तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है ना, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ के अकेलेपन को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। इधर अनुपमा को खामोश देखकर सुधा जी बोली, क्या बात है, चुप क्यों हो गई? वहाँ पर सब लोग ठीक हैं? अनुपमा, हैं, हाँ माँ, सब ठीक हैं। आप अपना ध्यान रखना, उठकर पहले कुछ खा लीजिए। मेरी फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, अपने सास ससुर को नमस्ते कहना। कहते हुए सुधा ने फोन रख दिया और फपक फपक कर रो पड़ी। आज 25 साल में पहली बार सुधा अपनी बेटी के बिना अकेली हो गई थी। लेकिन एक अच्छे घर में बेटी की शादी हो गई थी, इस बात से तो वह निश्चिंत थी। लेकिन अथर्व अनुपमा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा या नहीं, इसमें सुधा को थोड़ा संशय था। सार्थक भाई साहब पर तो उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन अथर्व नई सोच का लड़का था। इस जबरदस्ती की शादी से खुश हो ना हो, पिता के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ तो कर दी है उसने, लेकिन हो सकता है अनुपमा को अपना पाए या नहीं। ऐसे ही कई सवाल सुधा को अंदर ही अंदर मथे जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। कभी उसे लगता अनुपमा ही कहाँ इस शादी के लिए तैयार थी। अपनी कसम देकर जबरदस्ती शादी करवाई है। अगर मेरी बच्ची खुशी ना रहेगी तो ऐसी शादी का भी क्या फायदा? कहीं दुनियादारी के चक्कर में मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ये सोचते सोचते वह न जाने कब नींद की आगोश में समा गईं। उन्हें पता ही ना चला। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था, भूख ही नहीं लग रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बिस्कुट के साथ चाय पी। तब तक उसकी मेड भी आ गई, जो अनुपमा ने अपनी शादी से पहले ही माँ के लिए लगाई थी। उसकी बहन की बेटी की शादी थी तो वह गांव जा रखी थी। अनुपमा की शादी के दिन ही उनके घर भी शादी थी तो वह चली गई थी। आज अभी लौटकर आई तो उसे सब पता चल गया। रास्ते में दूसरी मेड ने उसे सब बता दिया था। सुधा की हालत देखकर उसने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वह थोड़ा तेल गुनगुना कर लाई और सुधा के सर की मालिश कर दी। सुधा की आंख लग गई तो वह खाना बनाने लगी। किचन देखकर उसे पता चल गया था कि सुधा ने कुछ नहीं बनाया है। उसे कौन यहाँ पूछने वाला था कि उसने खाया भी है या नहीं। खाना बनाकर पूरे घर की साफ सफाई कर वह नहाने चली गई। तब तक सुधा भी उठ गई। वह मेड रत्ना को आवाज ही दे रही थी कि फोन की घंटी घनघना उठी। सुधा ने देखा तो अनुपमा की सास का फोन था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और हेलो बोला। उधर से फोन पर आवाज सुनकर उनके हाथों से फोन छूटकर गिर पड़ा। अनुपमा का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रखा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। शादी जैसा रिश्ता जो हमारे देश में 7 जन्मों तक साथ निभाने का होता है, उसी रिश्ते के लिए उसने इसलिए हाँ कर दी कि लोग क्या कहेंगे, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। माँ ने भी बिना सोचे समझे उसको एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिससे हम दोनों, जिन्होंने इस रिश्ते को निभाना है, बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। माना कि अंकल आंटी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरी भलाई के खातिर ही इतना बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन इस रिश्ते का परिणाम क्या होगा ईश्वर ही जाने। सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। अथर्व भी उस लड़की को पसंद करता था, हालांकि शादी वाला आइटम वह है नहीं। शादी तो शायद ही करता, फिर भी बेवकूफ इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। मेरे और उसके बीच में तो हमेशा ही 36 का ही आंकड़ा रहा है। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद लीं। अथर्व भी कमरे में नहीं आया। वह लेटकर सोने की कोशिश करने लगी कि थोड़ा रिलैक्स हो सके। शायद उसे एक झपकी भी आ गई। जब उसकी आंख खुली तो आरुषि सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ देख रही थी। आरुषि और वह बहुत पक्की सहेलियां थीं। अपने मन की हर बात वे दोनों एक दूसरे से शेयर करती थीं। लेकिन अब तो वह उसकी भाभी भी है, उसके भाई, और इस अनचाहे रिश्ते के बारे में उससे खुलकर बात नहीं कर सकती है। आखिर अथर्व उसका अपना सगा भाई है।
वह क्यों चाहेगी कि ये रिश्ता टूट जाए, और ये रिश्ता तो उन सब ने उसकी भलाई के लिए ही किया है। अनुपमा अपने बेड पर बैठते हुए आरुषि से बोली, तुम कब से यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, लेकिन तुम्हें सोते हुए देखा तो जगाना ठीक नहीं लगा। अरे तू जगाया क्यों नहीं? आंटी अंकल क्या सोचेंगे कि ससुराल में पहला दिन है और ये महारानी घोड़े बेचकर सो रही है। कहते हुए अनुपमा बाथरूम में घुस गई। आरुषि ने उसे यूं हड़बड़ाहट में देखा तो वह पीछे से आवाज देकर बोली, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से फ्रेश हो लो। मम्मी पापा और भाई नाश्ता कर चुके हैं, हम दोनों ही बची हैं। अनुपमा टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर आई तो बोली, चल चल नीचे चलते हैं। आरुषि अनुपमा के दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए, देख अनु, मम्मी पापा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सो उनका टेंशन लेने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टा तुम रिलैक्स रहोगी तो उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। अनुपमा ने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया, बोली, चलो अब जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। अनुपमा को लग रहा था कि अथर्व सुबह से अपने कमरे में नहीं आया। हो सकता है उसे भी मेरे सामने आना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो भी तो मेरी तरह ही बलि का बकरा बनाया गया है। चलो कोई बात नहीं, वह तो अपने ही घर में है, किसी दूसरे कमरे में आराम फरमा रहा होगा। लड़कों का तो अच्छा ही है, घर और माँ पापा को छोड़कर जाना नहीं पड़ता, तभी तो वह लड़कियों की परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। आरुषि क्या खाओगी? माँ ने सब्जी पूरी और खीर बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद तो है, लेकिन आंटी मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे तुम अभी नहीं समझोगी माँ की फीलिंग को, ये तो राज की बात है, फिर किसी दिन बताऊंगी ये राज तुम्हें। कोई और दिन होता तो अनुपमा जिद करती जानने की कि क्या बात है, लेकिन आज तो वह बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि कोई उससे बात भी करे, इसलिए वह चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना था। दोनों ने नाश्ता किया और आरुषि के कमरे में चली गईं। अथर्व यूं ही बाजार तक चला गया था। वह नहीं चाहता था कि अनुपमा से बार बार उसका आमना सामना हो। जब वह घर पहुंचा तो माँ पापा लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। वह भी वहीं बैठ गया। माँ ने कहा, तुम आज दिन भर कहाँ थे? नई दुल्हन घर में आई है और तुम दिन भर घर से गायब हो। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन पापा के सामने न जाने क्यों उसकी जुबान तालू से चिपक जाती थी। तभी तो अपनी जीवन का इतना अहम फैसला लेते समय भी कुछ नहीं बोल पाया, और अब अनचाहे रिश्ते को ढोएगा उम्र भर। माँ पहले तो गुस्से में थी, किंतु उसे चुप देख उसको उस पर दया आ गई। वह जान रही थी कि उसके अंदर कितना आक्रोश उमड़ रहा है इस जबरदस्ती की शादी से, फिर भी वह पापा के सामने मुंह नहीं खोलेगा, अंदर ही अंदर घुटेगा। वह बोली, अथर्व तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। अनुपमा आरुषि के रूम में है तो तुम आराम कर लो कमरे में जाकर। अंदर जाते ही वह बिफर पड़ा माँ पर। अगर शादी बिना मुझसे पूछे जबरदस्ती कर ली तो क्या जरूरी है कि वह मेरे कमरे में ही रहे? मैं उम्र में 28 साल का हो रहा हूँ, लेकिन आपके पति परमेश्वर तो मुझे अभी भी 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ले कर ले शादी, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी की जिंदगी और इज्जत का सवाल है, और मेरा क्या? माँ ने उसे गले से लगा लिया। मेरा अच्छा बच्चा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा बहुत अच्छी लड़की है। वह रोने लगा और माँ से लिपट गया। बेटा रो मत, तुम्हारे पापा देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ आंगन में झांकते हुए कहती है कि कहीं अथर्व के पापा सुन ना लें। वह गुस्से में अंदर चला गया। माँ ने उसके लिए उसकी मनपसंद चीजें ट्रे में रखीं और उसके कमरे में चली गई। वह अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर रो रहा था। माँ ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसने गुस्से में माँ के हाथ को झटक दिया। वह बोली, ठीक है, तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार ले, लेकिन अनुपमा को कुछ मत कहना, वह निर्दोष है। इस समय तुम दोनों की स्थिति एक समान ही है। तुम तो फिर भी अपने घर में हो, वह तो बेचारी अकेली है यहाँ हम सबके बीच में। अथर्व गुस्से में, हाँ तो किसने कहा था कि शादी के लिए हाँ करे? वह तो ना कह सकती थी। उसके सर पर कौन सा हिटलर बाप बैठा था मेरी तरह?
जिसने धमकी दी मुझे कि अगर मैंने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो वे अपनी जान दे देंगे। ये सुनकर तो अथर्व की माँ भी हैरान रह गई। ये सच्चाई तो उसके पापा ने उन्हें भी नहीं बताई थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वे दोनों चौंक गए कि कौन होगा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुन वे दोनों माँ बेटे दरवाजा खोलने को लपके तो सामने आरुषि खड़ी थी। वह बोली, आप यहाँ हैं मम्मी, और मैं आपको सारे घर में ढूंढ कर आ गई हूँ। क्यों, क्या बात है? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अरे मैं नहीं, पापा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आरुषि ये कहते हुए वापस मुड़ गई। माँ भी जल्दी जल्दी लिविंग रूम की ओर भागी कि अथर्व के पापा उसे क्यों ढूंढ रहे होंगे। अथर्व ने माँ की लाई हुई कोई चीज नहीं खाई, बस चाय पी और 2 बिस्किट ले ली। उसने अंदर से सिटकनी लगा दी ताकि कहीं अनुपमा उसके कमरे में ना चली आए। कपड़े चेंज कर वह लेट गया। वह सोचने लगा, कैसे इस रिश्ते से छुटकारा मिल सकता है? क्या मैं कहीं घर से दूर अपने लिए जॉब ढूंढ लूं ताकि कुछ समय मिल जाए मुझे सोचने के लिए। वह सोचते सोचते सो गया। एक दिन में ही उसके जीवन में कितना परिवर्तन हो गया था। उसका सुकून, उसकी आज़ादी सब छिन गई थी। वह अपने ही घर में चोरों की तरह घुस रहा था। जिस अनुपमा को वह गवार कहकर बुलाया करता था, आज वह उसकी लाइफ पार्टनर बन गई थी। लाइफ पार्टनर माई फुट। इतने में शंभू काका माली की आवाज सुनाई दी। छोटे साहब, मैं कुछ नए पौधे लाया हूँ लगाने के लिए, आप मुझे बताइए मैं उन्हें कहाँ लगाऊं। अथर्व को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो माली काका के साथ मिलकर वह तरह तरह के पौधे बगीचे में लगाता रहता था। लेकिन आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी वह गार्डन में चला गया कि शायद उसका मूड ठीक हो जाएगा। रात को डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। डाइनिंग टेबल पर वह चोर नजरों से अनुपमा को ही देख रहा था। अनुपमा भी कभी उसकी ओर देख लेती और दोनों की नजरें आपस में टकराती तो एक दूसरे से आंखें चुराने लगते। रात को अनुपमा जब रूम में पहुंची तो वह उसे देखकर चुपचाप बेड पर लेट गया। अनुपमा ने भी कुछ नहीं कहा। वह भी कपड़े चेंज कर सोफे पर जाकर लेट गई। अनुपमा सोच रही थी कि कैसा इंसान है, अपने आप फैलकर बेड पर सो रहा है। मैं कल से सोफे पर सो रही हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि तुम बेड पर सो जाओ। अथर्व भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपने प्रति अनुपमा के मन में उत्पन्न नहीं करना चाहता था, बल्कि वह तो चाह रहा था कि अनुपमा इस रिश्ते से उसे अपनी ओर से आजाद कर दे, ताकि अथर्व को अपने पिता के गुस्से का कोप भाजन न बनना पड़े। नींद दोनों की ही आंखों से गायब थी, लेकिन दोनों ही सोने का नाटक कर रहे थे। एक दूसरे की ओर पीठ करके लेटे थे, लेकिन सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे थे। अभी तक तो अथर्व इस कमरे का अकेला मालिक था। रात भर पूरे बेड पर पैर फैलाए होता, किंतु अब अनुपमा के रहते उसे थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ बदलना पड़ रहा था। अगर उसकी शादी रजामंदी से होती तो भी इतना संकोच नहीं होता, क्योंकि बीबी तो अपनी ही थी। लेकिन अनुपमा के सामने तो वह बचपन से ही ऐंठा रहता था। अपनी कोई कमजोरी उसे कैसे दिखाता। अनुपमा जितनी ही सलीकेदार लड़की थी, अथर्व उतना ही उजाड़। उसका कमरा हमेशा फैला रहता, अलमारी भी बेतरतीब फैली रहती। बाथरूम से निकलता तो पूरा पानी कमरे के फर्श तक फैलाकर रखता। अनुपमा को तो देखकर ही मिचली होने लगती, लेकिन कह कुछ नहीं पाती। दोनों में अबोला ही अधिक रहता, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानने को भी दोनों ही उत्सुक रहते। अनुपमा हर काम बहुत ही सलीके से करती। वह खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाती कि सब उंगली चाटते रह जाएं। सभी उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करते, सिवाय अथर्व के। वह मन ही मन तो बहुत खुश रहता, लेकिन जताता नहीं, और कहीं ना कहीं अनुपमा भी उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती। वह अपना कमरा भी सजा सवार कर रखती। एक बार अथर्व काम से एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, तो उसने कमरे की पूरी इंटीरियर ही चेंज कर दी और उसे ये देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, भाभी, आपने तो भाई के कबाड़ खाने को रॉयल लुक दे दिया है, लेकिन देखना मेरा बुद्धू भाई फिर भी तुम्हारी इस सुंदर इंटीरियर की जानकारी को नहीं सराहेगा। अनुपमा आरुषि की बात पर मुस्कुरा भर दी। वह वैसे भी अधिक नहीं बोलती थी, लेकिन शादी के बाद तो और भी कम बोलती। अथर्व बाहर गया था तो अनुपमा निश्चिंत होकर सब काम कर रही थी। अथर्व उसे कुछ कहता नहीं था, मगर उसे कुछ खुलापन नहीं लगता था। अंकल आंटी भी उस दिन किसी फ्रेंड के घर जा रखे थे। आरुषि और अनुपमा ही घर पर थीं। अपना कार्य निपटाकर वह नहाने चली गई।
आरुषि कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अथर्व को भी 2 दिन बाद लौटना था, तो अनुपमा अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वह नहाते समय गाना गा रही थी। इतने में आरुषि को कुछ याद आया, तो वह अपने कमरे में चली गई। अथर्व 2 दिन पहले ही लौट आया। वह कमरे में गया तो कमरे की कायाकल्प देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कमरे को निहार ही रहा था कि उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह कान लगाकर सुनने लगा। अनुपमा बहुत ही मधुर आवाज में गा रही थी। वह मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगा। तभी अनुपमा की आवाज सुनाई दी, आरुषि टॉवल पकड़ा दे, मैं ले जाना भूल गई। अनुपमा की आवाज सुन अथर्व सकपका गया। उसने इधर उधर देखा तो तौलिया सोफे पर रखा था। इतने में अनुपमा फिर बोली, जल्दी कर आरुषि, कहीं चली गई है क्या? अथर्व ने जल्दी से उसे तौलिया पकड़ा दिया और खुद बाहर बालकनी में चला गया। अनुपमा को तो कुछ पता नहीं था। वह तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। उसने देखा अनुपमा कमरे में नहीं है, तो उसने दरवाजा बोल्ड कर दिया। अनुपमा आराम से अपने आप को पोंछते हुए गाउन पहन रही थी कि अचानक उसकी नज़र बालकनी में खड़े अथर्व पर गई। वह जोर से चीख उठी। अथर्व, जो अब तक बालकनी में फूलों को निहार रहा था, उसकी चीख सुनकर अंदर की ओर पलटा। अनुपमा को इस हालत में देखकर उसे देखता ही रह गया। अनुपमा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहनने के बाद भी उसको साहस नहीं हुआ कि वह बाहर आ सके। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी, तो वहीं अथर्व पर बेहद गुस्सा। अथर्व भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। वह नीचे चला गया ड्राइंग रूम में। अनुपमा बाथरूम में ही बैठी रही। उसमें इतना साहस नहीं हो पा रहा था कि वह अथर्व की नजरों का सामना कर पाए। आरुषि की आवाज सुनकर वह बाहर निकली। वह आरुषि से बोली, तुम कहाँ चली गई थी? मैं अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन आप इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही हैं? पता है भाई भी लौट आया है। अनुपमा कुछ भी नहीं बोली। वह अपने बाल सुखाने लगी। उसे लगा, क्या तौलिया आरुषि ने मुझे दिया? या वह आरुषि से पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पाई। अनुपमा सोच रही थी कि अथर्व कैसे इतनी जल्दी लौट आया है। क्या इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा है? फिर अपनी ही सोच पर मुस्कुराने लगी। आरुषि उसकी भाव भंगिमाओं को काफी देर से निहार रही थी। वह बोली, क्या बात है मैडम, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? अनुपमा सकपका गई। कुछ नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है क्या? आरुषि टकटकी बांधे अनुपमा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा, क्या मतलब? कौन दोनों? वो मैडम, क्या मतलब कि किससे? भाई को तुमसे और तुम्हें भाई से। कहते हुए आरुषि सवालिया निगाहों से अनुपमा को देख रही थी। ऐसा होना पॉसिबल है क्या? उल्टा सवाल दाग दिया अनुपमा ने। अरे क्यों नहीं, कानूनन पति पत्नी हो तुम दोनों, प्यार तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। कहते हुए आरुषि खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक तू भी। तुझे पता है ना, हम दोनों के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। हम दोनों ने भी ये शादी केवल अपने माँ बाप की खुशी की खातिर की है, वरना हम दोनों बिल्कुल पूरब और पश्चिम हैं। जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो ऐसी शादी का हम करेंगे भी क्या? अरे बाबा, ये प्यार ब्यार लव मैरिज तो अब अस्तित्व में आए हैं। पहले तो सभी अरेंज मैरिज ही होती थी। प्यार तो शादी के बाद ही होता था। तुम दोनों भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम बहुत ही अच्छे पति पत्नी साबित हो सको। कह आरुषि अनुपमा के मन की राह ले रही थी। वह जानती थी कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है, लेकिन असंभव कुछ नहीं। अब जब शादी हो चुकी है तो कोशिश करनी ही चाहिए। हाँ, कोशिश दोनों को ही करनी पड़ेगी। आरुषि सोच रही थी कि मैं कह तो रही हूँ अनुपमा से, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या मेरे लिए आसान होता ये सब जो मैं उसे समझा रही हूँ? दूसरों को समझाना कितना आसान होता है। जब वही सब खुद पर बीतती है तब वास्तविकता पता लगती है। अनुपमा ने देखा कि आरुषि अपने आप से ही बातें कर रही है, तो वह बोली, क्या हुआ आरुषि, तुम क्या सोचने लगी हो? आरुषि, कुछ नहीं, बस यूं ही। अनुपमा, आरु, तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? आरुषि चौंक गई कि अनुपमा को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। देखो अनुपमा, मैं मानती हूँ कि ये बहुत कठिन है, एक अनचाहे रिश्ते को अपनाना। तुम और भाई दोनों ही इस रिश्ते को आसानी से नहीं अपना पाओगे, क्योंकि तुम दोनों ही जबरदस्ती बंधे हो इस रिश्ते में। अभी बहुत ज्यादा मत सोचो, सब समय पर छोड़ दो। आरुषि, तुम्हें विश्वास है
कि हम दोनों समय के साथ एक दूसरे को अपना पाएंगे। कहकर अनुपमा ने गहरी उबासी ली। आरुषि कुछ सोचते हुए, अनुपमा, तुम्हें याद है हम जब बहुत छोटे थे, मैं एक तोता लेकर आई थी घर पर। अनुपमा, हाँ याद है। और आंटी ने तुम्हें बहुत डांटा था कि पक्षी को क्यों घर में कैद कर दिया है। हाँ, लेकिन मेरी जिद के आगे वे हार गईं और बाद में वे उस तोते को मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगीं। कहकर आरुषि चुपचाप अनुपमा के मुखमंडल को देखती रही। अनुपमा, क्या आरुषि, तुम भी ना तोते और इंसानों में फर्क होता है बहन। मैं कब कह रही हूँ कि फर्क नहीं होता। मेरे कहने का आशय है कि अगर तुम और भाई दोनों चाहो तो इस रिश्ते को प्यार में बदल सकते हो। ठीक है दादी अम्मा, अभी छोड़िए बहस। अभी तो चल कुछ अच्छा सा बनाते हैं और खाते हैं। हाँ रुक जा, मैं भाई को देखकर आती हूँ कहाँ है। शायद गार्डन में पौधों के साथ खेल रहा होगा। पौधों के सानिध्य में रहकर वह सब कुछ भूल जाता है। क्या बात है, अकड़ू को प्रकृति से प्रेम है। कहकर अनुपमा पीछे मुड़ी तो अथर्व उसे घूर कर देख रहा था। वह हड़बड़ाहट में पलटी और सामने रखी कुर्सी से टकराकर गिर पड़ी। अथर्व की हंसी छूट गई। ये देखकर अनुपमा गुस्से में अथर्व को घूरते हुए अंदर चली गई। आरुषि ने उसे किचन से ही आवाज देकर पूछा, क्या हुआ अनुपमा, क्या गिरा। अथर्व, किसी का गुरूर। आरुषि, क्या कहा भाई, सुनाई नहीं दिया। अथर्व हंसते हुए, कुछ नहीं। अनुपमा और आरुषि खाने के लिए पनीर पकौड़ा बनाने लगीं। हरी चटनी और अदरक इलायची की चाय के साथ प्याज की भजिया भी उन दोनों ने बना दी। आरुषि ने कहा, चलो भाई गार्डन में वहीं चलकर खाते हैं। वे तीनों मिलकर चाय पकौड़ों का मजा ले रहे थे। दोनों ही चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी थीं और अथर्व की पसंदीदा भी थीं। शायद इसी वजह से आरुषि ने अनुपमा से कहा कि ये सब बनाते हैं। वह चाहती थी कि दोनों में किसी भी तरह से थोड़ा एक दूसरे के लिए चाहत के अंकुर प्रस्फुटित हों। आरुषि ने जानबूझकर पूछा, भाई कैसे बने हैं पकौड़े और चाय। अथर्व को पता था कि आरुषि को तो आते ही नहीं हैं इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाना, तो जाहिर है कि अनुपमा ने ही बनाया होगा। तो वह अनुपमा को चिढ़ाते हुए बोला, ठीक ही हैं, कुछ खास नहीं। और चुपके से आँखियों से अनुपमा को देख रहा था कि उसका क्या रिएक्शन है। अनुपमा वहां से उठकर बगीचे में घूमने लगी। वह बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई, सारी प्लेट भकोस ली और कहता है कुछ खास नहीं। एहसान फरामोश कहीं का। अब बनाऊंगी जरूर अगली बार मिर्ची के पकौड़े, तब अक्ल आएगी ठिकाने बच्चों की। इधर अथर्व आरुषि से बोला, पकौड़े तो अच्छे बनाती है खड़ूस। आरुषि खिलखिलाकर हंस दी, बोली, भाई आप उसे बहुत परेशान करते हैं। पहले की बात और थी, लेकिन अब वह आपकी बीबी है, उसकी तारीफ किया करो। अथर्व हंसते हुए, तुम लड़कियों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि तारीफ की बहुत भूखी होती हैं। अब पकौड़े और चाय बना दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वाह भाई वाह, तारीफ करो इनकी, क्यों भला। भाई यही सोच रही तो निभ गया ये रिश्ता। हाँ भाई, वो नकचड़ी सौम्या के तो आगे पीछे बोलते रहते थे, उसमें तो तारीफ के लायक कुछ भी नहीं था। तब भी दीवाना बना रखा था तुम्हें उसने। तुम्हारी शादी क्या हुई, नए नए लड़कों के साथ घूम रही है। कहकर सौम्या ने मुंह बिचकाया। अथर्व गुस्से में उठकर वहां से चला गया। अनुपमा फूलों को निहार रही थी। बहुत सुंदर सुंदर फूल गार्डन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनुपमा को भी फूलों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके घर में इतना बड़ा गार्डन था ही नहीं। फिर भी वह गमलों में कुछ पौधे हमेशा लगाकर रखती और फुर्सत के क्षणों में अक्सर उनसे बातें करती रहती। माँ कई बार उसे टोकती, तुम इन पौधों से क्या बात करती रहती हो। वह माँ से कहती, माँ पता है ये पौधे मुझसे बात करते हैं, मैं अगर किसी दिन इनसे बातें ना करूं तो ये उदास हो जाते हैं। वह मुरझा से जाते हैं, लेकिन मेरे आते ही फिर से खिल जाते हैं। माँ उसे बाबरी कहती। माँ को लगता अनुपमा अपना अकेलापन इन फूलों और पौधों के साथ बांटती है। वह तो उसे अधिक समय दे नहीं पाती, तो चलो इन फूलों से ही दोस्ती कर ली है उसने। अच्छी बात है। आरुषि अनुपमा के पास आकर बैठ गई। क्या देख रही है इतनी देर से इन फूलों को, चाय भी नहीं पी है पूरी, कहाँ खो गई है। अनुपमा गहरी सांस लेकर, आरू तेरा भाई वैसे तो बहुत खड़ूस है, लेकिन इन पौधों को लगाकर उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे फूलों से बहुत प्यार है, मैं तो घंटों उनसे बातें कर सकती हूँ। आरुषि, शुक्र है तुम दोनों की एक आदत तो मिल रही है। भाई का भी अधिकतर खाली समय इन्हीं फूलों के बीच बीतता है।
वह भी घंटों बिता देता है इन सब के बीच में। अनुपमा आश्चर्यचकित हो आरुषि को देखते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? मैं सोच रही हूँ तुम सोच रही होगी कि अपना कमरा तो इतना अस्त व्यस्त रखता है, तो गार्डन इतना साफ सुथरा कैसे? अनुपमा, हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ आरुषि, ये उसका बचपन का शौक है। मेरे दादाजी ने शायद कभी उसको पौधों के बारे में बताया होगा, तभी से उसे प्रकृति से बहुत लगाव हो गया था, जो अब भी बदस्तूर जारी है। अनुपमा मन ही मन, चलो खड़ूस में कुछ तो अच्छा है, वरना तो कोई गुण मुझे नजर आता नहीं। आरुषि और अनुपमा अंदर आए तो अथर्व सोफे पर पसरकर सो रहा था। अनुपमा, ये भी कोई सोने की जगह है? आरुषि हंसते हुए, हाँ भाई तो हमेशा ऐसे ही कहीं पर भी सो जाता है। मैं और माँ उनको इस बात के लिए हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं लेते। हा 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 हा, बेरी फनी, और मुझे गवार कहकर बुलाया करता है। अनुपमा मुस्कुरा दी। इतने में अथर्व की नींद खुली तो उसने अनुपमा को खुद पर हंसते हुए देखा, तो वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसे अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने का। वह दांत पीसते हुए अपने कमरे में चला गया। अनुपमा कमरे में गई तो कमरा अस्त व्यस्त हो रखा था। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई तो अथर्व कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने चुपके से वॉशरूम में झांक कर देखा तो वह वहां भी नहीं था। उसको अथर्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कमरे की क्या हालत कर रखी है। अनुपमा सुबह जब नीचे गई थी तो कमरे को साफ करके गई थी। उसे अथर्व पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वह समय पर वहां होता तो बहुत लड़ाई हो जाती। इस समय तो अनुपमा गुस्से का घूंट पीकर रह गई। उसने कमरे को फिर से व्यवस्थित किया और थोड़ा आराम करने लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर में उसने देखा कि अथर्व ने उसे झकझोर कर अपने कमरे से बाहर कर दिया। सौम्या भी उसके साथ थी और उसकी हालत पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वह अपमानित महसूस कर रही थी कि तब तक आंटी जी आ गईं। उन्होंने आकर अथर्व को बहुत डांटा कि वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अथर्व बहुत गुस्से में था और वह सौम्या को लेकर सीधे अपने कमरे में चला गया। आंटी कमरे में गईं और उन्होंने सौम्या को घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अथर्व ने सौम्या का पक्ष लेते हुए अपनी माँ को ही कमरे से बाहर जाने का आदेश सुना दिया। आंटी जी ने अथर्व को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अथर्व ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, माँ, आप इस लड़की के खातिर अपने बेटे पर हाथ उठा रही हैं, जो जबरदस्ती हमारे घर में और हमारे जीवन में घुस आई है। मैं सौम्या से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा, चाहे आप और पापा कुछ भी कर लो। अथर्व की माँ कुछ कह पाती, तभी उसके पापा ने एक झन्नाटेदार चमाट लगाई अथर्व को। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि अपनी मर्यादा भूलकर तुम अपनी माँ का हाथ पकड़ने की हिम्मत कर बैठे? वे गुस्से में कांप रहे थे। सौम्या अनुपमा पर झपट पड़ी। वह गुस्से में बोली, सारे झगड़े फसाद की जड़ यही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अनुपमा चीख पड़ी। जैसे ही वह चीखी उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा तो वह बेड पर सो रही है, वहां कोई भी नहीं है। उसने गहरी सांस ली। थोड़ी देर तक तो उसकी धड़कनें तेज तेज चलती रहीं। टेबल पर जग में पानी रखा था, वह पूरा जग पानी का एक ही सांस में गटक गई। वह सोचने लगी कि ये क्या था, उसे ऐसा सपना क्यों आया, क्यों वह सौम्या के द्वारा अपने आप को निकाले जाने पर परेशान हो रही थी, जबकि वह तो खुद ही इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। वह और अथर्व तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोनों ही मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते से छुटकारा पाएं। तो क्यों वह इतनी बेचैन हो रही है? इस सपने के बारे में सोचकर उसने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। वह तकिया में सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे लग रहा था कि माँ और अंकल आंटी ने भावनाओं में बहकर हम दोनों को तो मुसीबत में डाला ही है। वे खुद भी इस परेशानी से अछूते नहीं रह पाएंगे। हम दोनों भी कब तक ये नाटक कर पाएंगे? एक ना एक दिन तो इस रिश्ते की सच्चाई सभी को पता चल ही जाएगी। तब क्या माँ और अंकल आंटी को दुख नहीं होगा? अनुपमा जितना अपने रिश्ते के बारे में सोचती जा रही थी, उतना ही खुद में उलझती जा रही थी। आखिर उसने एक निश्चय लिया कि वह इस बारे में अब चुप नहीं रहेगी, अब खुद अथर्व से बात करेगी। आखिर उन दोनों की ही जिंदगी का सवाल है। उस समय जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिया गया वह बेकार ही था, लेकिन अब उस पर हम दोनों को ही सोचना है। आज ही अथर्व से बात करती हूँ। अंकल आंटी भी घर पर नहीं हैं,
कुछ बात बढ़ेगी भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ये सोचते ही उसे थोड़ा राहत महसूस हुई। वह तुरंत वॉशरूम में हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुई और नीचे आ गई कि अथर्व होगा तो उससे इस बारे में बात करती हूँ। वह भी तो अंकल आंटी की ही बात रख रहा है, लेकिन आखिरकार कब तक रख पाएगा। अच्छा है, हम दोनों जितनी जल्दी हो सकें इस रिश्ते से छुटकारा पालेंगे तो अपने अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अनुपमा नीचे आई तो उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह अथर्व को ढूंढ ही रही थी कि आरुषि तैयार होकर नीचे आई और अनुपमा से बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तुम तब तक आराम कर लो, भाई भी घर पर ही हैं। अनुपमा उसे देखकर बोली, पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अरे मैं तुम्हें बुलाने आई थी तुम्हारे कमरे में, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा। वैसे भी मेरी दोस्त को कुछ जरूरी काम था तो मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, तब हम दोनों मौला चलेंगे घूमने, तुम तैयार रहना। कहते हुए आरुषि निकल गई। अनुपमा उसे जाते हुए देखती रही। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ गई जो गार्डन में फूलों की क्यारियां साफ कर रहा था। वह भी उसी ओर चली गई। अनुपमा को अपनी ओर आता देखकर अथर्व पहले तो सक पका गया, लेकिन फिर उसने खुद को संयत कर लिया और बोला, कहाँ जा रही हो और आरुषि कहाँ चली गई। अनुपमा उसकी हड़बड़ाहट को भांप रही थी। वह बिना कुछ बोले उसके पास ही झूले पर बैठ गई। वह उसे गौर से देख रही थी। उसे खुद को घूरते हुए देखकर अथर्व बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो, तुम आरुषि के साथ क्यों नहीं गई। अनुपमा अथर्व को यूं नर्वस देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने उसको चिढ़ाते हुए जानबूझकर कुछ जवाब नहीं दिया ताकि अथर्व और घबरा जाए। हालांकि उसे भी अकेले अथर्व के साथ थोड़ा घबराहट ही हो रही थी। उसे यूं चुपचाप देख अथर्व बोला, क्या बात है, आज मुंह में ताला लगाकर बैठी हो, आज तुम दोनों में कुछ अनबन हो गई है क्या। अनुपमा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसको देखती रही। अथर्व अपनी क्यारियों में से खरपतवार निकालता रहा। अनुपमा ने गहरी सांस भरी और हल्के से बोली, अथर्व मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं, अंदर चलें। अथर्व, हैं, क्या बात करनी है, यहीं पर कर लो। अनुपमा, तुमने क्या सोचा है आगे के लिए। अथर्व, किस बारे में, हमारे इस रिश्ते के लिए। कहते हुए गौर से उसके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करती रही। अथर्व, ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो मुझसे प्यार करने लगी हो क्या। अनुपमा गुस्से में अथर्व को घूरते हुए, हा हा हा, वेरी फनी, ऐसा कभी भी संभव है क्या, प्यार और तुमसे इस जन्म में तो ये संभव है नहीं। अथर्व, वाह मैडम वाह, शादी इस जन्म में कर ली और प्यार दूसरे जन्म में करोगी। अनुपमा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगी किसी भी जन्म में, अभी तो कह रही थी कि इस जन्म में तो नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगले जन्म में पॉसिबल है। अथर्व उसके मनोभावों को पढ़ने लगा। अनुपमा, बेकार की बातें मत करो, मुद्दे पर आओ। हम दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो हमें ही सोचना होगा कि कैसे इस रिश्ते से हम मुक्त हो सकते हैं। अथर्व, अनुपमा, मैं समझता था कि तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल डफर निकली, क्या मतलब है तुम्हारा। अनुपमा सोचते हुए बोली, अरे इस रिश्ते के लिए हम दोनों ही तैयार नहीं थे तो हमने ये शादी क्यों की। प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता हुआ अथर्व बोला, अनुपमा, क्योंकि क्या मतलब है, मैंने तो अपनी माँ की कसम की खातिर ही हाँ कर दी थी। हाँ तो अब तुम्हारी माँ ने तुमको उस कसम से मुक्त कर दिया है क्या। अथर्व गुस्से में बोला, नहीं तो फिर अपनी माँ की कसम जो उस दिन नहीं तोड़ पाई थी, वो कसम शादी करने के 2 महीने बाद तोड़ रही हो। तोड़ नहीं रही हूँ, बल्कि तुमसे पूछ रही हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी दिन शादी ना करता। हम दोनों ही अपने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर इस रिश्ते में बंधे हैं, तो इतनी जल्दी हम कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हैं, जबकि हम दोनों ही अपने रिश्ते की सच्चाई को भली भांति जानते हैं। मैं तो कभी तुमको परेशान नहीं करता हूँ, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। कुछ समय दो, हो सकता है वे खुद ही हम दोनों को इस रिश्ते से आज़ादी दे दें। मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि तुमको डर है कि कहीं तुम मेरे आकर्षक व्यक्तित्व पर फिदा ना हो जाओ, इसलिए जल्दी करना चाहती हो। आकर्षक व्यक्तित्व, इतनी गलतफहमी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। अथर्व खिलखिलाकर हंस दिया। तभी आरुषि वहां पहुंच गई
आरुषि उन दोनों को हंसते देख बहुत खुश हुई। उसको लगा कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब सही हो जाएगा। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, इन दोनों को एक दूसरे को समझने की बुद्धि दो। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि ये दोनों इस रिश्ते को हमेशा के लिए अपना लें। और उसी को चुपचाप खड़ी देख अनुपमा बोली, तुम यूं अचानक कहाँ चली गई थी? अरे मेरी एक फ्रेंड है, उसने बुलाया था तो वहीं चली गई थी। अच्छा चलो, चाय पीने का मन हो रहा है, तुम चेंज करके आओ, मैं तब तक चाय बनाती हूँ, कहकर अनुपमा किचन में चली गई। आरुषि भी अपने रूम में चली गई। तभी मेड का फोन आया कि वह आज वापस लौट रही है। आरुषि बहुत खुश हुई कि बेचारी अनुपमा को और उसे ही रोज खाना बनाना पड़ रहा था। चलो अब किचन से छुटकारा मिल जाएगा। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर वह नीचे आ गई ताकि ये खुशखबरी अनुपमा को दे सके। हालांकि अनुपमा को खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, वह तो अपने घर में रोज ही खाना बनाती थी। आरुषि ने जब ये बात अनुपमा को बताई तो वह कुछ खास खुश नहीं हुई, क्योंकि खाना बनाने में उसका समय बीत जाता था तो उसको अच्छा लगता था। आरुषि को क्या पता था कि अनुपमा के लिए खाना बनाना सरदर्द नहीं, सुकून था। वह सोच रही थी कि अजीब लड़की है, चूल्हे से इसे प्यार है। अरे इस समय को अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करे तो इन दोनों का रिश्ता कुछ आगे बढ़े, वरना हमें तो डर है कि किसी दिन दोनों ही इससे अलग हो जाएंगे। आरुषि और उसके माँ पापा तो हमेशा से ही अनुपमा को अथर्व की पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अथर्व के और अनुपमा के विपरीत व्यवहार से वे कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन ईश्वर भी शायद इन दोनों को मिलाना चाहते होंगे, तभी तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दी कि ना चाहते हुए भी दोनों एक सूत्र में बंध गए। आरुषि अपने विचारों में मग्न थी कि अनुपमा ने उसके कान में जोर से आवाज दी, कहाँ खो गई हैं मैडम? आरुषि हड़बड़ाहट में उसे देखकर बोली, क्या है, डरा दिया? अरे तो कब से चाय रखी है, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुस्कुराते हुए अनुपमा ने चाय का कप उसे पकड़ा दिया। आरुषि ने जैसे ही चाय का घूंट भरा, उसने अनुपमा को गले से लगा लिया। बोली, तुम कितनी अच्छी चाय बनाती हो, मन तृप्त हो जाता है, मन करता है कि हमेशा तुम्हारे हाथ की चाय पीती रहूं। हाँ तो पियो, किसने मना किया है? ऐसा संभव कहाँ हो पाएगा? क्यों संभव नहीं हो पाएगा? वो तुम और भाई अगर अलग हो गए तो क्या मेरे लिए चाय बनाने तुम यहाँ आओगी? वाह वाह, चाय की आड़ में क्या कहना चाहती हैं मैं सब समझ गई हूँ। बस भी करो, जो असंभव है उसे संभव करने की कोशिश भी मत कर। ड्रामा क्वीन हो पूरी। इनके चाय की खातिर हमें इनके निखट्टू भाई से शादी के बंधन में बंधे रहना चाहिए। बाहरी दुनिया बड़ी सखी बनी फिरती है, जबकि है पक्की अपने भाई की चमची। चाय के कप की ओर देखते हुए, ये आखिरी चाय है मेरे हाथ की, कल से खुद बनाकर पीना। और उसी रोनी सी सूरत बनाकर, ऐसा मत बोल यार, मैं तो तुम्हें भाई से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतने में घंटी की आवाज से दोनों चौंक पड़ी। अथर्व गर्मा गर्म स्वादिष्ट इमरती और कचौड़ी हाथों में लिए सामने खड़ा था। दोनों ही चीजें अनुपमा को बहुत पसंद थीं। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। और उसी गौर से अपने भाई को देख रही थी कि बिना बोले तो कभी कुछ भी नहीं लाता और कभी कभार तो बोलने पर भी नहीं लाता, और आज अपने आप अनुपमा की पसंद की चीजें लेकर आया है। और उसी का मन नाचने को कर रहा था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि जिससे दोनों बिगड़ैल बिदक जाएं। वह तुरंत किचन से प्लेट में इमरती और कचौड़ी लगाकर ले आई। अनुपमा तो देखते ही उस पर टूट पड़ी। आज बहुत दिनों बाद उसने अपनी मनपसंद कचौड़ी और इमरती का मजा लिया था। अथर्व ऊपर की लॉबी में से सब देख रहा था और उसे बच्चों की तरह खाता हुआ देख मन ही मन खुश हो रहा था। सब चट करने के पश्चात अनुपमा को ध्यान आया कि अथर्व और आरुषि को तो उसने पूछा भी नहीं। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो अथर्व उसे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन आरुषि उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तब अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झट से अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर आरुषि से माफी मांगी। अनुपमा को सॉरी की मुद्रा में खड़ा देखकर आरुषि को हंसी आ गई। वह बोली, अनुपमा, ये तेरा अपना घर है, तुम्हारा जो मन करे वह कर सकती हो। अगर तुम्हारा इतना मन था ये सब खाने का तो तुम खुद ही मंगाकर खा सकती हो। अरे नहीं आरू, मैं तो अपनी उलझनों में ऐसे ही उलझी हूँ कि स्वाद को तो मैं भूल ही गई हूँ। अनुपमा, अगर तुम ऐसे सोचोगी तो परेशान ही रहोगी। वैसे भाई इतना बुरा इंसान नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो।
थोड़ा सा अपना नजरिया बदल कर देखो, शायद तुम्हें उसमें अच्छाइयाँ दिखने लगें। अभी दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि खाना बनाने वाली पहुंच गई। उसने दोनों का अभिवादन किया और अपना सामान सर्वेंट रूम में रखने चली गई। अनुपमा ने तब तक उसके लिए चाय बनाकर रख दी। ये देखकर सकुबाई थोड़ा सकुचाते हुए बोली, आपने क्यों चाय बना दी छोटी मालकिन? मैं खुद ही बना लेती। आप थक गई होंगी, इतना लंबा सफर तय करके आई हैं, फिर तो आपको ही बनाना है। पहले चाय पी लीजिए और ये कचौड़ी भी खा लीजिए, अभी अभी अथर्व लाए हैं। जुग जुग जियो छोटी मालकिन। मुझे छोटी मालकिन मत कहिए, मेरा नाम अनुपमा है। आप मुझे अनु कह सकती हैं। कैसी बातें कर रही हैं छोटी मालकिन? मैं कैसे आपका नाम लेकर बुलाऊंगी? अरे आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, नाम लेने में क्या है। सदा खुश रहो बेटा, तुमको भगवान लंबी उम्र दे। और उसी अनुपमा को खींचकर अपने कमरे में ले गई। उसने सकू काकी को रात का खाना बनाने को बोल दिया। और उसी कहाँ लेकर जा रही है? अरे इतनी इज्जत बख्शोगी सकू काकी को तो कल से वो तुम्हारी बगल में बैठने लगेंगी। तो क्या हुआ, बैठें, बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएं। धन्य है देवी माँ, तुम्हारी बातें तो अलग ही हैं। इतने अच्छे नहीं हैं लोग। चल छोड़, क्या बात लेकर बैठ गई है। इतने में आरुषि के फोन की घंटी घनघना उठी। उसकी माँ का फोन था। वो उन सबके हाल चाल पूछ रही थी। उन्होंने अनुपमा से भी काफी देर तक बातें की। वो कहने लगी कि उन्हें आने में अभी कुछ समय और लगेगा और उसी के लिए एक रिश्ता उनको समझ आ रखा है। वह चाहते हैं कि आरुषि भी उनके पास चली आए कुछ समय के लिए, ताकि वह भी उस लड़के से मिल ले। आरुषि तो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा के सामने ना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अगले दिन ही अनुपमा और अथर्व आरुषि को छोड़ने मम्मी पापा के पास चले गए। वे दोनों भी उस लड़के के परिवार से मिले। उनका परिवार बहुत अच्छा था। लड़का भी बहुत सुंदर था और सभ्य भी। आरुषि अभी शादी नहीं करना चाहती थी, किंतु पापा के सामने मना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अथर्व और अनुपमा 2 दिन वहां रहकर वापस लौट आए। आरुषि को उसके माँ पापा ने अपने पास ही रोक लिया, ताकि अनिरुद्ध से जान पहचान हो सके और दोनों एक दूसरे के बारे में जान सकें, तभी रिश्ते के लिए हाँ की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर ही अथर्व एवं अनुपमा को घर वापस लौटने को कहा, ताकि वह दोनों भी एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। आरुषि को भी लग रहा था कि उसके रहते अनुपमा और उसका भाई उसे ही माध्यम बनाकर आपस में कम से कम बातें करते। अगर दोनों अकेले रहेंगे तो एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते हुए आपस में कुछ तो बात बढ़ेगी। वापस लौटते वक्त वो दोनों थोड़ा बहुत बात कर ले रहे थे, वरना जाते समय तो कुछ भी बातें उन दोनों ने नहीं की। एरोप्लेन में कॉफी बनाते वक्त दूध का पाउडर नहीं खुल रहा था, तो अथर्व ने उसके हाथ से लेकर खुद ही उसके लिए कॉफी बनाकर दी। वह उसका काफी ध्यान रख रहा था। अनुपमा का हवाई जहाज में ये दूसरा सफर था। पहला जब वह अपने सास ससुर के पास जा रही थी, अब दूसरा वापस लौटते वक्त। उसके लिए यह बहुत ही रोमांचक सफर था। वह खिड़की से बाहर ही देखती रही। अथर्व भी उसकी भावनाओं को समझ रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बादलों के ऊपर उड़ान भरता हुआ हवाई जहाज अनुपमा को बचपन में ले गया, जब वह अपने पापा के कंधे पर बैठकर कहती, चल मेरे हवाई जहाज, और उसके पापा दोनों हाथों को फैलाकर उसे कंधे पर बैठाकर ऐसे दौड़ लगाते मानो रनवे पर हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले दौड़ रहा हो। वह अप्रतिम पल अनुपमा कभी नहीं भूल पाती। उन पलों को अपनी यादों में समेटकर वह अक्सर मुस्कुरा देती। आज भी वह उन्हीं पलों को याद करके मुस्कुरा रही थी, तो अथर्व उसे यूं अपने आप मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।